guys, Assalamu alaikum. Welcome back to another episode of Happy Chirp. Today I have with me Kandil Fatma Meeman. She is an officer of the Pakistan Administrative Services. Hi Kandil, how are you? I'm good, alhamdulillah. How are you? I'm good, thank you. I was about to call you Fatma because your name is Kandil Fatma. That's okay, that's understandable. I haven't actually had a sarkari mulazma on the show before. So this is something new. This conversation is new for me. It's new for those listening, to this podcast as well. So I'm very interested to learn all about your journey and how you ended up here. And also I think it's interesting because a lot of people, they want to do CSS and they don't know what that journey looks like or what beyond CSS that life kind of looks like. And I think बहुत सारे लोगों के लिए वो एक dream भी होती है. That's true. Yeah. So talking about the journey, it's like a series of episodes that has ups and downs in it. It's not a very easy journey और लोगों को लगता है कि शायद पढ़कर और पढ़ाई का एक certain there are set of books जो कि पढ़ के और हम दे देंगे एग्जाम तो क्लियर हो जाएगा. But that is not how it is. आपको बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपकी ग्रेजुएशन हुई भी होनी चाहिए. उसके बाद if you're a graduate then you can attempt this exam. But then there are subjects that you have to choose, subjects that are optional, there are others that are compulsory, and then people make a lot of mistake in choosing the wrong optional subjects. So eventually जब आपने subjects भी select कर लिए, पढ़ाई शुरू कर दी है, then comes the real part कि people are there to tell you कि आपने इसकी गलत किताब उठाई है. And then whenever you go to an academy or you join an academy and look at other people studying, तो उनके पास किसी के पास कोई इतना थद्दा होता है किताबों का और आपको inferiority complex हो रहा होता है कि मैंने तो ये सब नहीं देखा हुआ और ये पता नहीं कौन सी किताबें उठा के लेकर आया है. Probably उसको मुझसे ज़्यादा पता है, probably उसने ज़्यादा पढ़ लिया हुआ है. तो वो सारा करके और फिर आप एग्ज़ाम में बैठते हो. Talking about my personal journey, मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो it was in 2016. 16 में मैंने एग्ज़ाम दिया और I got married in 2015 अगस्त में. February 16 में मैंने एग्ज़ाम दिया. I was expecting in those days. जब 2-3 और हफ्ते गुजरे एग्ज़ाम्स के बाद तो आई हैड अ मिसकैरेज बिकॉज ऑफ द एग्जर्शन और सीढ़ियाँ चढ़ना और ऑल दैट. तो उसके बाद से आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड एंड देन जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आया तो आई हैड फ्लंक्ड इन इट. तो ये क्या मतलब मैंने सब पढ़ा और सब चीज़ किया एंड आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट एट यूनिवर्सिटी. तो मतलब मैंने ऐसा क्या कर दिया कि उन्होंने सीधा फेल ही कर दिया. एंड उससे पहले आपका मिसकैरेज भी हुआ था. सो इट मस्ट हैव बीन अ वेरी डिप्रेसिंग टाइम फॉर यू. एग्जैक्टली. और वो पूरा साल वाज वेरी अपसेटिंग वाला ना. एंड देन आई रियलाइज कि चलो ठीक है, दिस अनदर चांस फॉर मी टू गिव द एग्जाम्स. फिर मैंने एग्ज़ाम्स दिए एंड जब मेरा 2016 में रिजल्ट के बाद मैंने पढ़ा 3 महीने, फिर मैं February 2017 में एग्ज़ाम दोबारा अटैम्प्ट दिया. जब मैं एग्ज़ाम देने से कोई हफ्ता 10 दिन पहले आई फाउंड आउट दैट आई हैड कंसीव्ड अगेन. अच्छा. नाउ देयर कम्स द पार्ट कि मैंने एग्ज़ाम देना है कि नहीं देना, क्योंकि आई हैड ऑलरेडी लॉस्ट अ बेबी बिकॉज ऑफ द एग्जर्शन एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस दैट आई हैड बीन इन बिकॉज ऑफ द एग्ज़ाम्स. तो देन आई वेंट टू माई हस्बैंड एंड आई टोल्ड हिम और ही वॉज क्वाइट फॉर सम हाफ एन आवर कि समझना है कि क्या करना है, कि एग्ज़ाम देना है नहीं देना, क्योंकि तैयारी भी मैंने कर ली हुई है. बट देन ही केम टू मी एंड ही सेड कि किसी अल्लाह ने अगर किसी ज़ात को लेकर आना होता है तो वो आती है, तो वो जान आती है, तो एग्ज़ाम दे दे. फिर मैंने एग्ज़ाम दिया और आई वाज ब्लेस्ड विद अ बेबी डॉटर. सो शी वाज ओनली 8 days old जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया एंड आई फिगर्ड आउट कि मेरा क्लियर हो गया है. तो सबने यही कहा कि बेटी है, रहमत लेकर आई है, तो इसलिए क्लियर हो गया है. और उसके बाद फिर अच्छा अब हो गया एग्ज़ाम क्लियर. But then comes the part which brings a lot of guilt, motherly guilt आपको जो होता है. I had to leave my 1-year-old daughter for 1.5 years because I had to go to Lahore for a training. अच्छा. तो 1.5 साल मैं उसको छोड़ के गई, 1 साल की बच्ची को. एंड पीछे आई हैड माई मदर टू टेक केयर ऑफ हर. तो आधा दिन वो मेरे हस्बैंड के पास होती थी और आधा टाइम वो मेरी अम्मी के पास होती थी. एंड यू वर लिविंग इन लाहौर? आई वाज लिविंग इन लाहौर एंड द किड एंड द रेस्ट ऑफ माई फैमिली वाज बैक इन हैदराबाद. तो 1.5 साल के लिए एंड देन वो आपका मदर ही गिल्ट होता है कि नो यू कैन नॉट
लिसन टू योर चाइल्ड स्पीकिंग पैबलिंग वर्ड्स और इस तरह, और आप उसकी छोटी छोटी चीज़ें मिस कर रहे होते हो। पर कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा होता था, एंड आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट कि आपको आप यू नो एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ मदर, तो आपको ज़्यादा फील हो रहा होता है कि आप अपने शायद बेबी के लिए नहीं हो, स्पेशली इफ़ शी यूज्ड टू गेट अनवेल या कुछ। फिर वो 1.5 साल मुकम्मल हुआ, एंड देन आई गॉट बैक होम, एंड देन आई वाज यूनाइटेड विद और उस वक्त वो 2.5 साल की थी, फिर उस वक्त वो 2.5 साल की थी। फिर उसके बाद अब ये होता है कि उसके बाद भी लोगों को लगता है कि शायद CSS कर लें तो आपकी ज़िंदगी आसान होती है, बट फील्ड जॉब इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट जॉब बिकॉज यू हैव टू बी अवेलेबल 24/7। किसी वक्त भी इमरजेंसी होती है, आपको पहुँचना है, किसी वक्त भी खुदा न खास्ता आग लग जाती है, you'll have to be there. So I remember the days even when I was posted back in Hyderabad, तो 1:30 बजे जाते थे, एक आध दफ़ा कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, और यहाँ पे भी आपको नहीं पता होता कि आप 10 बजे घर जा रहे हो कि 9 बजे जा रहे हो, और फॉर द इंटायर डे यू हैव योर बेबीज एट होम। तो इट्स नॉट अ वेरी ईजी थिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको ये सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है कि चलो कोई 2-4 इस तरह के लोग आए थे जिनका आपने काम किया था, तो उनकी शायद दुआएं आपको लगी हों, एंड यू नो देयर आर पीपल हु आर सफरिंग बिकॉज उनका काम सीधे उस पर ट्रैक पे कोई नहीं लेकर आ रहा, उनको घुमाए जा रहा है, इस दफ्तर से उस दफ्तर जाओ, एंड जस्ट बिकॉज यू मेड अ कॉल टू सम सबऑर्डिनेट एंड गॉट इट डन, तो वो सेटिस्फैक्शन इसमें काफ़ी होती है, लाइक रिवॉर्डिंग है वो, काफ़ी। हाँ। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आपने व्हाई डिड यू चूज टू डू दिस, मतलब हाउ व्हाट लेड टू दिस पॉइंट कि यू डिसाइडेड कि अच्छा मैंने CSS करना है? अच्छा, मेरे फादर को हमेशा से शौक था। आई वाज ऑलवेज अ वेरी स्टूडियस चाइल्ड, तो उनको था कि पढ़ाई भी अच्छा करती है तो कर लेगी। 2014 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी, उसके बाद उनका कंटिन्यूसली था कि एग्ज़ाम दे दो 14 में ही, बल्कि मैंने MBA का। आप सबसे बड़ी हैं? नहीं, आई हैव एन एल्डर ब्रदर। अच्छा। तो बट बाबा को था कि ये कर लेगी ना, तो मैंने फिर MBA करना शुरू कर दिया था, तो ही वाज अ लिटिल सैड कि मेरी बात ही नहीं मानी। एंड व्हेन आई गॉट मैरिड इन 2015, तो मेरे फादर इन लॉ को भी वही शौक था। अच्छा। तो ही ऑल्सो स्टार्टेड टू पुट इट ऑन मी कि आप दे सकती हो, आप कर लोगी, दे। फिर मैंने MBA को बीच में जो है वो रोका था, आई टुक लाइक 2 semester break and then I gave the exam. तो एक फैमिली का भी था, एंड somehow seeing that you know fathers के साथ वैसे ही daughters की affiliation different होती है, तो seeing that it's his interest and he wants me to do it, तो आपको वैसे ही ज़्यादा हो रहा होता है, दिल चाहता है आपका। बिल्कुल, I understand that, कि उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, बस वो खुश हो जाएं। एंड देन आपको पता है कि लोगों के काफ़ी सारे मसले ऐसे होते हैं कि जो कि इस दफ्तर में बैठ के आप हल कर सकते हो, मे बी लाइक बाय राइटिंग something in their favor or just making a phone call that solves their issue. Yeah, basically you get a level of power that you can use for the benefits of others. That's true. और इसको अगर आप channelize करके positive way में करें, तो it's very beneficial for the people overall. तो service delivery का वैसे ही मुझे था कि मैं कर सकती हूँ ये चीज़ें, तो इसलिए भी I entered into this field. Having said this, again, there are many other fields जो कि इसी तरह की उसमें होती हैं, प्राइवेट भी, बट जैसे अब CSS का पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अलावा भी बाकी सारे ग्रुप्स हैं, ऑल ऑफ देम आर सर्विंग पीपल, ऑल ऑफ देम आर डूइंग देयर बेस्ट। यहाँ पे जब आप बैठ के कर रहे होते हो ना, तो द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग इन PS इज़ दैट यू हैव एन एंटायर तहसील और आपके पास पूरा डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न आ जाता है। अच्छा। हायर लेवल पे जाओ तो डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, उससे हायर लेवल पे जाओ तो डिवीज़न आ जाता है। तो यू डू रियलाइज़ कि लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं जो कि आपके सिर्फ एक ऑर्डर पे वो हल हो सकता है। तो इसलिए वो काफ़ी जो है ना अच्छा फील होता है जब आप जब आप घर जाओ और आपको पता हो कि आपने 4 लोगों को, जो कि शायद रोती हुई औरतें आई थी, यू ट्राई टू हेल्प देम आउट, तो वो काफ़ी जो है ना वो कंटेंटमेंट वाली फीलिंग आती है। सो आपने कहा कि आपने ग्रेजुएट किया और आपके अब्बू की एक ख्वाहिश थी, बट बचपन में ग्रोइंग अप होता है ना कि बचपन में एक बंदे से पूछते हैं कि अच्छा आपने क्या करना है, आपने क्या बनना है, तो अब तब आपकी कोई ख्वाहिश थी? आई थिंक बचपन में सभी पायलट बनना चाहते हैं। I don't know.
बहुत ही फैसिनेट कर रहा होता है कि जहाज कैसे उड़ता है और हम भी चलाएंगे। तो बस पता नहीं, बस वो बचपन में पायलट बनना था, उसके बाद जो है आई डिड रियलाइज डॉक्टर नहीं बनना था, डॉक्टर नहीं बनना था क्योंकि एट सम पॉइंट सबको डॉक्टर भी बनना होता है। दैट्स ट्रू। लेकिन पता नहीं डॉक्टर का मुझे नहीं शौक चढ़ा, लेकिन पायलट का जरूर था। फिर कुछ अर्से बाद मैंने रियलाइज किया कि मैं OA लेवल्स में मैंने आके रियलाइज किया कि आई एम वेरी गुड विद नंबर्स। तो मेरे अकाउंटिंग बैकग्राउंड भी था OA लेवल्स में। आपने फाइनेंस भी किया ना? हाँ, MBA in finance। हाँ, तो फिर मुझे ये था कि मैं इकोनॉमिस्ट बनूं या इस तरह का कुछ ना, बहुत ही फाइनेंस डिवीजन में जाऊंगी, बहुत ही कोई फैंसी सी जॉब करूंगी। बट देन आई एंडेड अप इन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो बचपन में तो आप पता नहीं क्या क्या सोच रहे होते हो। आई थिंक ये होता है विथ टाइम, आपके जो है ना वो आपको पता भी चल रहा होता है कि कौन कौन से प्रोफेशंस हैं, और फिर वो चेंज होते होते और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनका शायद शुरू से जो गोल होता है वो वहीं तक पहुंचते हैं, वरना तो हर साल डिफरेंट ही हो रहा होता है। That's true. Because आप अभी इतने छोटे होते हो and आहिस्ता आहिस्ता you are discovering parts of yourself and discovering about yourself and you realize no actually I like this more. Yeah. और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको अपनी strengths और weaknesses का भी अंदाजा हो रहा था ना, क्योंकि I like this but maybe you know this is not for me. हाँ, that's also और इसके अलावा पता है आपके environment का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर यू हैव पीपल अराउंड यू वो आर वेरी मोटिवेटिंग और आपको बहुत ही वो दे स्पीक हाई ऑफ यू, इवन अगर आपके पेरेंट्स कि अच्छा पढ़ती है, अच्छा पढ़ता है, ये कर लेगा, तो आप वो वैसे ही अगर वो किसी और से आप बात भी कर रहे हैं और आप सुन लेते हैं ना, तो वो भी आपके लिए थोड़ा सा एक बूस्ट कर देती है आपके मोरल को कि हाँ मेरी फैमिली टॉक्स वेरी गुड अबाउट मी, दे हैव हाई एक्सपेक्टेशंस, सो लेट मी जस्ट कम अप टू दोज एक्सपेक्टेशंस। तो आपके इन्वायरमेंट का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो इसी वजह से ना, अगर इवन इफ माई डॉटर मेक्स अ मिस्टेक, तो माई मदर इज़ वेरी केयरफुल अबाउट हाउ टू टीच हर नॉट टू डू इट अगेन, ताकि उसका मोरल भी डाउन ना हो, उसको इंसल्ट ना फील हो कि मुझे 4 लोगों के सामने उन्होंने क्यों बोला। बिकॉज आई थिंक वो एक प्रोसेस है जिससे सारे बच्चे गुजरते हैं, और हमने शायद अब आके थोड़ा रियलाइज़ कर लिया है कि हम बच्चों को किस तरह से उस सारी चीज़ें बचा सकते हैं। तो वो सारा एक प्रोसेस समझने वाली बात होती है, लाइक विदाउट मेकिंग इट ट्रॉमेटिक फॉर देम। ट्रू, बिकॉज आपको भी पता होगा चाइल्डहुड ट्रॉमा जो होता है ना, that's very pathetic. And it has like severe repercussions. तो उसकी पूरी पर्सनालिटी आपको जो है ना वो बनानी होती है बच्चे की। तो आपको इन चीज़ों का बहुत ख्याल करना पड़ता है। आपकी फैमिली में was there anybody जिसने पहले CSS किया हुआ था, या कोई था जिससे आपको अंदाज़ा हो कि अच्छा what that life is like? Were there any role models? Not really, पता है I'm the first one in my family to have done this. बहुत ही डिस्टेंट एक रिलेटिव है, बट उनसे कभी कभार कोई साल में एक आध दफ़ा शादी वगैरह पे मुलाकात हो गई तो हो गई, वरना नहीं। तो कोई इस तरह के गाइडेंस भी नहीं थी। प्रॉब्ली दैट इज़ व्हाई आई फ्लंक्ड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, बिकॉज यू डू नीड समवन टू टेल यू हाउ टू गो अबाउट इट। तो शायद जिन लोगों के पास वो गाइडेंस होती है वो प्रॉब्ली फर्स्ट अटेम्प्ट में शायद क्लियर कर पाते हो, लेकिन मुझे शायद प्रॉपर गाइड करने वाला तब कोई नहीं था, ना ही कोई इस तरह का बंदा था जिसके पास समवन आई कैन रन अप टू कि ये मुझे चेक कर दें या कुछ। लेकिन ये है कि आपके फादर की होप और उनकी जो होते हैं ना कि एक विश है कि ये हो, तो दैट वाज अ मेजर ड्राइविंग फैक्टर फॉर मी कि उनसे बहुत था। एंड वैसे भी डॉटर्स आर लाइक वेरी अटैच्ड टू देयर फादर्स, तो आई रियली वांटेड टू मेक हिम प्राउड। आई वांटेड एंड ही मस्ट बी सो प्राउड नाउ। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। सो आई रिमेंबर जब रिजल्ट आया था तो आई वाज मतलब पहले तो हमारा रिटन आ गया, तो रिटन के बाद आपको इंटरव्यू होता है। रिटन के वक्त मेरी बेटी 8 दिन की थी, एंड देन अराउंड लाइक 6 months later my husband and I went to सिंगापुर एंड मलेशिया, तो आके हम घूम फिर कर आए। बेटी को हम घर अम्मी के पास छोड़ के गए थे, और हम वहाँ पे गए तो अभी पहुँचे ही मुश्किल से थे, तो रिज़ल्ट अनाउंस हो गया। इंटरव्यू के बाद आपको पता चलता है कि आपने कौन से ग्रुप में लैंड किया है। देन आई वीडियो कॉल माई फादर एंड माई मदर। तो अच्छा, मैंने उनको कॉल किया अम्मी को, तो मैंने कहा कि वो बाबा के पास ले जाएं, तो वो थोड़ा डर गई कि पता नहीं क्या बात है, अभी तो मुश्किल से पहुंची है उधर, और अभी वो तो खैरियत है। मैंने कहा हाँ। एंड देन आई रिमेंबर द स्माइल ऑन हिज फेस व्हेन आई टोल्ड हिम दैट आई हैव लैंडेड इन PS। मतलब उनका था, पेरेंट्स का ये होता है कि प्रोबेबली जो खुद नहीं कर सकते या जो खुद वो करना चाहते थे और वो नहीं पहुँच पाए, दे एक्सपेक्ट और दे विश देयर चाइल्ड टू बी इन दैट पोजिशन। तो आई विल नेवर
get that smile on his face, which was brought when I told him कि PS आ गया है and I've landed in it. तो I think बहुत ही एफर्ट वाला काम था, बट वर्थ इट था जब अपने पेरेंट्स को स्माइल करते और खुश देखा तो. अच्छा, सो व्हेन यू फाइनली स्टार्टेड वर्किंग हेयर, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी फ्रॉम द नेचर ऑफ द जॉब versus what it actually is? So what I'm trying to basically ask you, what is the nature of your job as a sarkari mulazma? What does it look like? Yeah, it's not very easy, to be honest, because देखिए, we have to be at home available for our children. We have to be at home for our husband, and to take care of him. I think ये वही वाली चीज़ है for any working woman. तो आपको सारी चीज़ें बैलेंस करके चलनी है. अब यहीं पे इमेजिन कर लें कि if our husband comes home, and वो आके बैठ जाएगा, सो जाएगा, and he would expect the children to give him some time ताकि वो सो के आराम से उठे, and then he'll be in this mood to talk to everyone. We do not have that option, ठीक है? We are home and we have kids and we have to look after them. वो आए तो हम थोड़ा ज़्यादा ख्याल कर लेते हैं. Not saying the husband doesn't take care of it, लेकिन ये कि हम पे जिम्मेदारी डबल होती है. And this goes for all the working women out there. I don't cook at home, but there are women who do have to do that as well. They have to do that as well. They have to do the groceries and look after each and every need, और सफाइयाँ भी कर रही होती हैं, कपड़े शपड़े भी धो रही होती हैं. तो वो जो चैलेंजेस जो कि हर एक वर्किंग वुमन को फेस होते हैं वो तो हैं. लेकिन उसके अलावा ये है कि आपको अभी जैसे ईद है, ठीक है, ईद पे आई हैव नॉट गॉटन एनी लीव, तो आई हैव टू बी देयर ऑन स्टेशन. हम नहीं जा सकते क्योंकि ईद पे जो है वो अभी सारी कैटल मंडी की इलीगल कैटल मंडीज़ को हटाने का सारा प्रोसेस चल रहा है. और ईद वाले दिन जो है वो सारा कार्कसेस उसके फेंक दिए जाते हैं, तो वो हमें उनकी कलेक्शन का मेक श्योर करना है. एंड देन सिंस कैंट वाला एरिया मेरे पास आता है, तो आई हैव टू मेक श्योर कि कैंट के सारी बाउंड्रीज़ में जो कॉलोनीज़ लगती है वो भी क्लियर हों, क्योंकि वहाँ पे अगर ईगल्स या इस तरह की बर्ड्स वगैरह आ गई तो क्योंकि बेस वहाँ पे बहुत करीब है, तो वो VIP मूवमेंट्स हो रही होती हैं, तो आई हैव टू मेक श्योर दैट दोज आर क्लियर एज वेल. तो अब मेरी वजह से क्योंकि मेरी मदर मेरे साथ रहती हैं, अब मुझे छुट्टी नहीं मिली, तो आई हैव कॉल्ड माई हस्बैंड एज वेल. एंड देन क्योंकि अम्मी को मैं नहीं जाने दे रही थी, तो आई हैव कॉल्ड माई फादर एज वेल. तो मेरी वजह से सभी घर में इधर ही आ गए ईद करने हैदराबाद छोड़ के. तो आपको यहाँ पे जस्ट टू मेक श्योर दैट यू मेक योर ओन नेम, यू हैव टू वर्क एन एक्स्ट्रा माइल. लड़कों को शायद इतना एफर्ट ना पुट इन करना पड़ता हो जितना हमें इस फील्ड में स्पेसिफिकली. उसकी वजह यह है कि यही समझा जाता है कि लड़की है तो शायद रात को अवेलेबल ना हो, लड़की तो शायद ये कोई काम एंटी इंक्रोचमेंट का है, झगड़े वाला काम. अच्छा, एज इन वर्क प्लेस पे ना पहुँच पाए, और इंक्रोचमेंट वाला या कोई झगड़े वाला काम है तो उस पे शायद वो इतना एक्शन ना ले सके, वो डर जाए. तो हमें अपने जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं उनसे ज़्यादा काम करना पड़ता है. You have to really prove yourself. True. And then you have to convince your bosses with your performance कि हम भी equally अच्छा है या फिर शायद उनसे भी बेहतर हैं. तो आपको ना एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है और एक्स्ट्रा वर्क पुट इन करना पड़ता है, सिर्फ इस वजह से कि आपके बॉस को ये ना लगे कि लड़की है और लड़की AC है तो शायद ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर रही. बेसिकली आप साथ साथ एक एक बायस को, एक स्टीरियोटाइप को ब्रेक कर रहे हो. आपको उसके ऊपर भी मेहनत करनी है कि बिकॉज ऑफ माई जेंडर डिफरेंस ना आ रहा हो. सो व्हाइल यू आर वर्किंग, आपका दिमाग एक उस चीज़ से भी काम कर रहा है. हाँ, कि 9 बजे मीटिंग है तो पहुंचना है, ऐसे ना समझें कि हम रात वाली मीटिंग थी तो कोई आई नहीं, बाकी ACs बैठे हुए थे, ये क्यों नहीं आई. तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ना ख्याल करना पड़ता है. शुरू में मैंने जब ज्वाइन किया था ना, तो आई ऑल्सो हैड टू फाइट दिस नोशन कि अच्छा अब एक लड़की हमें बताएगी कि क्या करना है. तो सारे सबऑर्डिनेट्स एंड बिकॉज दे आर देयर
पता नहीं कितने कितने सालों से, इतनी हमारी एज नहीं है जितना उनका एक्सपीरियंस है, तो वो काफ़ी, और ऊपर से अब एक औरत, हाँ अब एक औरत आ गई है जो कि हमें डायरेक्शंस दे रही है, तो आई हैड टू फाइट दैट नोशन इन द वेरी बिगिनिंग एज वेल, लेकिन आई थिंक विथ टाइम एक्सेप्टेंस आ रही है, अच्छा, बट देयर इज अ लॉट दैट स्टिल नीड्स टू बी डन, ऑफ कोर्स, हाँ, अभी भी बहुत काम रहता है एक अपना मार्क बनाने में. So on that note, I want to ask you, how have you navigated through this challenge? As in, how have you earned that sort of respect, the same respect from, like you said, these subordinates to take you seriously? Do you think that you had to, do you think it required some level of aggression, or it requires, I don't know, what does it take? Because some people they say कि अच्छा आप जब तक aggressive नहीं होती औरत तो लोगों को समझ नहीं आती, और जब वो aggressive होती है तो लोग कहते हैं यार ये तो बिल्कुल पागल है. But then because generally औरतों से expect किया जाता है for them to behave just in a sweet manner, right? But and just be polite all the time, and speak in a certain way, behave in a certain way. And गवर्नमेंट इदारों का environment भी बहुत different होता है. आपको शायद corporate में भी challenges हैं, but it's different, right? I don't know, government acceptance is a bit higher, right? Like थोड़ा ज़्यादा वो है. Plus I also feel like कि so how do you develop that assertiveness, or how do you without looking or sounding too crazy or too aggressive, how do you think you've done it? अच्छा, आपको ना आपका काम जो होता है ना वो बहुत कुछ सिखाता है. अगर आपको आपके काम पे ग्रिप है, इफ़ यू नो कि आपका जो पटवारी है या आपके जो जूनियर स्टाफ है वो आपको किस तरह ब्लफ करना चाहता है, लेकिन आपको पता है कि ये चीज़ इस तरह नहीं होती. एंड इफ़ you have grip on the entire revenue thing, because revenue हमारा मेजर काम होता है ना. तो अगर आपको रेवेन्यू की समझ है, अगर आपको पता है कि आपको किस तरह चीज़ें लेके चलनी है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो आपको इधर उधर की बातें बता के और भाग जाएं. एक तो आपको काम की नॉलेज होनी चाहिए ठीक अच्छी खासी. दूसरा ये कि चलो मैंने एक दफ़ा बोल दिया ये काम कर दे, दो ने किया, दो ने नहीं किया, फिर दूसरी दफ़ा तो कोई कह दिया कि कर दें, नहीं किया, शो कॉज निकाल दिया. तो जो रिटन वाली चीज़ होती है ना, दिस स्केयर्स देम अ लॉट. अच्छा, कि because they know कि her being the higher authority she can write against us, and then उनकी promotions भी होती हैं, वो सारी रुक सकती हैं क्योंकि अगर उनके ख़िलाफ़ कोई लेटर सीनियर ने लिख के गए तो एक आध शो कॉज में ना वो सारे सीधे हो जाते हैं कि इससे पहले कि हमें जो है वो सरेंडर कर दे या सस्पेंड कर दे, हम अब इंसान बन जाते हैं. तो आपको नॉर्मली ये भी होता है कि मेन डू अब्यूज़ इन द ऑफिसेज, और अगर कोई नहीं सबऑर्डिनेट काम कर रहा तो गालियाँ शालियाँ दे के और वो काम तो करवा लेते हैं. दैट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ वुमेन टू डू, एंड आई थिंक दैट डजंट लुक नाइस एज वेल. बट काम निकलवाने के भी कोई तरीका होता है ना. दो को बोला कि आपका काम बहुत अच्छा है, अगर आप बस ये कर लेना तो आपको जो है ना काफ़ी अच्छा हो जाएगी परफॉर्मेंस, और मंथली आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी. एंड देन आई हैव केप्ट अ सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट. सो इफ़ आई गिव शो कॉज टू समवन, देन आई बाय द एंड ऑफ द मंथ आई डू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस, और जिसकी सबसे बेहतर होती है आई डू गिव एन एप्रिसिएशन का सर्टिफिकेट एज वेल. तो इट्स लाइक रिवॉर्ड एंड अ पनिशमेंट का बैलेंस. तो दे नो कि इफ़ वी वर्क on a fairer basis, then she's going to reward us, and that is something कि अगर किसी senior की तरफ से appreciation उनके personal file में लग जाती है तो that is also going to help them when they get promoted. As compared to those who do not have any. तो written जो मार होती है ना वो बहुत इनको bother करती है. And then कोई अगर बहुत ही कोई इस तरह का ढीठ और सरफरासा होता है तो you can just initiate an inquiry against him कि मैंने ये इसको इस डेट पे ये कहा था, इस डेट पे ये कहा था, and he is not willing to listen to us. तो एक तो आपको काम पता होना चाहिए, एंड देन हर बंदे को हैंडल करने का तरीका अलग होता है. आपको पता होता है कि ये बंदा डांट से काम कर लेगा, दूसरे का पता होता है कि इस पर थोड़ा सा ना आप तारीफ़ कर करके काम निकलवा लो तो वो कर लेगा. तो वो बस आई थिंक वो आर्ट आपको आना चाहिए तो आप काम निकलवा सकते हो. हाँ, इट्स अ स्किल. It's a skill. हाँ, but do you think some level of assertiveness is necessary? It is. मतलब आप
वो आप बिल्कुल काम और पोलाइट होकर नहीं चल सकते क्योंकि अदरवाइज दिल टेक यू फॉर ग्रांटेड. Yeah, that's the thing. Yeah. They'll take you for granted and they'll know कि कुछ भी कर लें डांटेंगी तो नहीं. And do you think you learned this over time? I have. Do you think that in the start you? I was very polite, very nice. I thought बस काम कर लेंगे. मतलब they don't realize that I'm their senior और कोई 5-6 ग्रेड का डिफरेंस है हमें, तो कर लेंगे. बट नहीं ऐसे नहीं करते. So at times you have to scold them, and at times you have to scold them in front of 10 other people for them to feel insulted and for them not to repeat that mistake. Yeah, and for others to understand as well कि यार ये authority एक है. And then there's a very thin line between you being assertive and you sounding mad. So you'll have to make sure कि you don't start sounding or looking mad. तो वो बहुत ही थिन लाइन है उसके. आपको बस उस पैरामीटर्स के अंदर रह के अल्फाज भी इस्तेमाल करने होते हैं. उसी पैरामीटर्स के रेट में रह के आपको जो है ना उनको बात भी एक्सप्लेन करनी होती है. तो आई थिंक आई लर्नड इट ओवर द टाइम. और जितनी आपकी होती जाती है सर्विस उसमें आपको और ज़्यादा टेक्निक्स भी पता चल जाती हैं कि लोगों को किस तरह हैंडल करना है. शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आप नॉर्मली नहीं इतना चीख रहे होते या नॉर्मली नहीं इतना वो कर रहे होते कि ठीक है काम हुआ नहीं हुआ. बट दैन कुछ इस तरह के टारगेट्स होते हैं जो कि अगर आपने नहीं किए तो ऑब्वियसली आपका लोअर स्टाफ तो नहीं होगा मीटिंग्स में. फिर आप पे आ जाएगी कि आपने क्यों नहीं करवाया हुआ. तो फिर आपको होता है कि नहीं उससे पहले कि मैं वहाँ पे मुझे बातें सुनने को मिले मैं वही बातें किसी और को सुना दूँ ताकि वो काम हो जाए टाइमली. आपको जनरली इन दिस इंटायर टाइम did you ever at any point feel किसी पॉइंट पे कि कभी कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुई थी या कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ? अभी भी होता है. अच्छा. वेरी ऑनेस्टली अभी भी होता है. अब जैसे हमारा था एक अभी कोई 2-3 हफ्ते पहले तक एंटी इंक्रोचमेंट का एक था प्रोजेक्ट. हमारा पूरा रोड था. वी हैड टू रिमूव ऑल द इंक्रोचमेंट्स फ्रॉम इट. अब बॉसेस का क्या होता है दे आर मेन. ठीक है. जो मेल एसी होगा ना दे वुड बी वेरी कंफर्टेबल इन आस्किंग हिम टू सिट इन देयर कार. तो मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या हटाना है. और ऑब्वियसली आई यूज्ड टू सिट इन माय ओन कार. बॉस की गाड़ी आगे होती थी मेरी पीछे होती थी. और जब मेरा एरिया आता था कि आपने क्या क्या करना है तो ही यूज्ड टू कॉल मी. तो आप अपने जो मेल एसीज हैं वो आप अपने साथ बिठा सकते हो और फीमेल एसी को आप थोड़ा सा होता है कि बॉसेस भी थोड़े शायद केयरफुल होते हैं कि इनको ना. हाँ मतलब आई थिंक वो शायद उनको डर भी होता है ना कि अच्छा एक रिस्पेक्ट भी देनी है. रिस्पेक्ट भी देनी है. हाँ. एंड देन आपको नहीं पता होता कि अगला किस तरह शायद ले. तो इस वजह से भी वो लोग भी ख्याल कर रहे होते हैं. आई थिंक यही होता है ना कि लॉट ऑफ द टाइम्स डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इस वजह से भी हो जाती है रिस्पेक्ट या अंडरस्टैंडिंग के उसमें. बट सम पीपल आर जस्ट लाइक नहीं हमें उसी तरह करना है सब कुछ. हाँ. तो लेकिन ये अच्छा. और डिस्क्रिमिनेशन आपको काफ़ी इन चीज़ों पे भी होती है फील के कोई जैसे नहीं बैठे होते हैं सारे और ऑफिशियली बैठे हुए हैं और बस सरकास्टिक से कोई रिमार्क आ जाएगा कि नहीं मैडम तो नहीं कर पाएंगी. तो दैट इज वेरी बैड. मतलब क्यों नहीं कर पाएंगी. तो मतलब एंड देन जस्ट टू प्रूव देम रॉन्ग देयर आर टाइम्स व्हेन आई हैव एक्चुअली पिक्ड अप वेरी डिफिकल्ट टास्क. नहीं अब मैंने करना है टू प्रूव लाइक आई हैव पिक्ड अप वेरी डिफिकल्ट चैलेंजेबल वाली सिचुएशन कि नहीं ये वाला रोड जो मुझे पता है कि बहुत मुश्किल है क्लियर कराना इंक्रोचमेंट से ये मैंने क्लियर करा के दिखाना है. या ये जो मंडी है जो उनको लगता है कि शायद इलीगल मंडी ये मैं नहीं हटवा सकती तो मैंने यही हटवानी है. तो आई थिंक वो आप अब वही वाली बात है ना कि आपको ज़्यादा एफर्ट पुट इन करना पड़ता है सिर्फ इस वजह से कि आप चाहते हो कि आप जस्ट टू मेक योर ओन मार्क कि आप उतने ही अच्छे हो जितने आपके मेल एसीज या आपके बाकी कोलीग्स हैं. लेकिन ये कि डिस्क्रिमिनेशन आई थिंक इट्स इनबिल्ट इन आवर कंट्री. जब तक ये ज़्यादा टॉलरेंट नहीं होंगे और ये पेट्रियार्कल सोसाइटी थोड़ी सी बेहतर नहीं होगी तब तक आई थिंक वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन होती ही रहेगी. एंड आई थिंक इट्स एवरीवेयर इन ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर. मतलब आपको ये हॉस्पिटल्स में भी होगा, कोर्ट्स में भी है, मतलब लॉयर्स में भी है, कॉर्पोरेट में भी है. It's everywhere. And I think women collectively have to fight for it. Yes. और एक और चीज़ I've felt which is very important कि working women should support other working women. Instead of a woman creating a dig and
trying to push the other working woman in it. It's better कि आप उसको support करें, because somewhere or the other you all are going through the same circumstances. All are working and then feeding the family and then looking after kids as well. तो आप and then facing discrimination at the hands of men. तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत है इवन हमारी सर्विस में भी कि अगर एक लड़की को हम नीचा दिखा सकते हैं तो बिल्कुल करेंगे, जबकि आई डू रियलाइज़ कि ये नहीं होना चाहिए. और जब भी किसी लड़की की पोस्टिंग होती है मतलब मेरे होते हुए किसी और तहसील में, और अगर बॉस पूछता है कि इससे आपकी है बातचीत और ये कैसी है, तो अगर बातचीत है या नहीं है या लड़की कैसी भी होती है, आई हैव ऑलवेज गिवन वेरी गुड रिमार्क्स, बिकॉज आई वुड वांट द बॉस टू रियलाइज एंड टू हैव एन इम्प्रेशन कि नहीं अच्छी ऑफिसर है. अब दिस इज़ ओनली हाउ वी कैन सपोर्ट ईच अदर इंस्टेड के. अब देयर पीपल जो कि इस तरह कर रही होती हैं कि आप ये काम क्यों नहीं किया, ये मैडम तो ये नहीं कर रही तो ये नहीं कर रही, मतलब इंस्टेड कि आप वो सारी चीज़ें करें. बेहतर होता है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करके चलें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सर्कमस्टांसेस एक ही होते हैं. एंड देन अगर आज आपको कोई मजबूरी है, प्रोबेबली आपका बेबी ठीक नहीं है और आप नहीं पहुंच सकते, तो कल को वही मजबूरी खुदा न खास्ता आपके साथ भी हो सकती है. तो जो सपोर्ट होती है ना, दैट्स वेरी वेरी क्रूशल फॉर ऑल वेमेन, एंड दिस गोज़ फॉर ऑल दी सेक्टर्स आउट देयर. कि इंस्टेड के वो नहीं कहते कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है. वी रियली नीड टू व्हाई डू यू थिंक दैट इज? आई डोंट नो, आई डोंट नो, वो शायद नेगेटिविटी औरत पे ही निकालना चाह रही होती है, क्योंकि हमारी फील्ड में भी बहुत ऐसा है. लेकिन ये कि वो जो नेगेटिविटी उन्होंने ख़ुद से फेस की होती है, वो शायद वो औरों पे वो रिफ्लेक्ट करना चाह रही होती है. बट a change has to be brought somewhere, right? The shadow has to be put back, ताकि बाकी लोगों को ये मसला ना हो, बाकी औरतों को ये मसला ना हो. तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करके चलें. फिर बेशक किसी भी फील्ड में हो, वो डॉक्टर है या वो किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रही है या कहीं पे भी काम कर रही है, सपोर्ट फ्रॉम ईच अदर इज़ वेरी वेरी important. Yeah, I think it's because women I think they tend to see each other as the competition rather than anybody else. So it's like आप किसी भी चीज़ में जो आप कहते हो कि who's your competition. So for example, आपका कोई business है, कुछ भी है, तो you always look for whoever's just like you. हाँ, that is your competition, right? और आपको जो आपके तरह का है, उसी के सक्सेस से आप अपना फेलियर भी जज कर रहे हो. True. कि अगर ये सक्सेसफुल हो गया और मैं नहीं हुई, जबकि मेरी तरह है. Do you understand? So this is ये सक्सेसफुल है और मैं failed हूँ, right? But when it's not someone like you, so if it's a male counterpart and he is successful and you are not, आपको वो इतना बॉदर नहीं करता होगा. हाँ. Right? So it's a projection of your own insecurity or a reminder of your own failures when someone like you becomes successful. True. So I think as women we really need to look past that and celebrate the success of the next woman and actually realize that her success will contribute to the success of so many other women, because she's carving a path and she's making that space कि women can do this. She's proving it for the rest of us. But we don't look at it that way. We look at it the other way, that she's taking my place. मैं कहती हूँ कि I know this is a bit more philosophical and a different thing to talk about, but I just felt like I wanted to share it here. We tend to not realize the abundance of Allah Miyan. कहते हैं ना कि अल्लाह मियाँ के पास देने को बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा है. हम इस नज़रिए से देखते हैं कि अगर अगले के पास है ना तो हमारे पास नहीं होगा, लेकिन वी मस्ट ऑलवेज बिलीव इन द अबंडेंस ऑफ अल्लाह, दैट ही हैज़ सो मच टू गिव, सो मच टू गिव, कि अगर उसको दे दिया और उसको सब कुछ दे दिया तो हमें भी मिल सकता है. हमने उसको उस तरह देखना है, इस तरह नहीं देखना कि उसको दे दिया तो मुझे नहीं मिलेगा. राइट? एंड आई नो फॉर अ फैक्ट दैट अल्लाह मियाँ एक्चुअली रिवॉर्ड्स दैट. द मोर यू बिलीव इन हिज अबंडेंस, द मोर ही रिवॉर्ड्स यू विद हिज अबंडेंस. सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट इफ यू लुक एट समवन एंड यू से वाओ माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उसको बहुत कुछ दिया है, एंड यू फील हैप्पी फॉर दैट पर्सन, then Allah will prove his abundance to you. कि yes, I have a lot to give and I can give. मतलब आप उस चीज़ से encouragement लो कि अच्छा अल्लाह मियाँ ने इसको दिया है ना तो मुझे भी दे सकता है, rather than कि इसको दिया है मुझे तो नहीं मिल रहा. This person has taken the
piece of my pie or piece of my cake, when that's not true. The cake is very big. And everyone can take a piece. Yes, and वो Allah Ta'ala will give you yours. और पता है एक चीज़ आपको बहुत, मेरे ख्याल से मुझे सर्विस में आके ये रियलाइज़ हुआ है और ये मैंने सीखा है कि जहाँ पे आपको होना होता है ना, और जब आपको कोई चीज़ मिलनी होती है ना, तो अल्लाह ताला ने आपको दे देना होता है. तो आज शायद मैं ऐसी कैंट हूँ और मैं एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पर हूँ, लेकिन इसके पीछे एक स्ट्रगल है और इसके पीछे एक स्टोरी है जो कि which is full of me getting hurt, which is full of me sacrificing, compromising. लेकिन अल्लाह ताला वो चीज़ रायगा नहीं जाने देते. अल्लाह ताला उस चीज़ को रिवॉर्ड करते हैं और आपको वो चीज़ तब ही मिलती है जब आपका वक्त मुकर्रर होता है. तो वो कहते हैं ना वक्त से पहले कुछ आपको हासिल होता है, ना वक्त के बाद. जो वक्त मुकर्रर है उसी वक्त पे अब अल्लाह पे यकीन रख के तो देखो कि आपको उसी वक्त पे जो खुशी, जो नेमत अल्लाह ने आपके लिए रखी होती है वो ज़रूर मिल जाती है. तो यकीन की बात है. आई थिंक अगर आप यकीन अपना स्ट्रॉन्ग रखें तो अल्लाह ताला ने आपको आज नहीं तो कल आपकी मर्ज़ी के मुताबिक या उससे बेहतर चीज़ दे देनी है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज़ कि अल्लाह ने अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल रही जो आपने खुद सोची हुई है या जिसके लिए आपने दुआएं की हुई हैं, तो अल्लाह ने उसके लिए ही हैज़ अ बेटर प्लान. He has a better plan and it's always better. It's always better. उससे बेहतर आपके लिए कुछ ना कुछ रखा हुआ है जो कि आपको एक मुकर्रर वक्त पे मिल जाएगा. और जिसका यकीन होता है आई थिंक उसको हासिल हो भी जाता है. अच्छा, तो आपने 2 दफ़ा हैदराबाद मेंशन किया. Is that where you grew up? Are you Sindhi? I am a Sindhi. अच्छा. So how was life growing up in Hyderabad? It was good. It's a peaceful city. अभी भी ईद वगैरह पे we do go there. In fact, my husband lives there. He comes on the weekends, on alternative weekends. अच्छा, so you are living here by yourself? I'm living here by myself and I have my kids and my mother to look after my kids and me. Yeah, so you're living with your mother and children. And your husband is in Hyderabad and he's working there. He's working there and my father also lives there. और इस एज में वो अपनी जगह नहीं छोड़कर आना चाहते हैं ना. होता है कि उनका सोशल सर्कल है और उनके वो घर है और सारी चीज़ें. बट देन अभी ईद पे मैंने उनको बुलाया हुआ है. तो हमारा घर हैदराबाद में है. आई बिलोंग टू नौशेरा फिरोज़, जहाँ पे हम मुहर्रम में या ईद वगैरह के लिए चले जाते हैं. बट अदरवाइज़ हमारा जो घर और स्कूलिंग और सारी चीज़ें वो हैदराबाद की हैं. तो दैट इज़ लाइक द बेस. सो हम कहीं पे भी होते हैं वी गो बैक टू हैदराबाद एंड इट्स अ वेरी पीसफुल, वेरी नाइस, काम सिटी. आई थिंक तब हमारा बचपन भी इसीलिए बेहतर था कि इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी एंड ऑब्वियसली दी गैजेट्स weren't there. Simple life, nice people. सिंधीज़ का ऐसे ही होता है, दे वेरी वेरी हॉस्पिटेबल और वो आपको बहुत ही अच्छे से प्यार से मिल रहे होते हैं. तो एक वी ग्रू अप इन अ वेरी लवेबल एंड अ वेरी nice atmosphere. So I think that is why we have lots of love and respect to reflect क्योंकि we have grown up in such an environment. तो overall अभी भी अगर कोई जो भी हैदराबाद से आता है ना, तो in fact आज ही there were 2 people who came to me. They came to meet me just because they got to know that I'm from Hyderabad and that I'm Sindhi speaking, and they were here for some tour and they just wanted to come and say hi, and so I just offered them tea. तो आपको बहुत ही वो फैमिली सा हॉस्पिटल सा फील हो रहा होता है. So आपकी कितनी रेगुलरली पोस्टिंग्स होती हैं? This is an interesting question. हमारी postings बहुत frequent होती हैं. अच्छा. इससे पहले मैं it has been 4.5 months here in Rawalpindi. इससे पहले I was in Chakwal. I was assistant commissioner Chakwal for 5.5 months. तो 6 महीने 4 महीने यही normally यही tenure होता है. And what do you do for your kids in that time? वो कहाँ रहते हैं? Kids साथ ही होते हैं. अब जब मैं AC हैदराबाद थी, फिर उसके बाद मेरी AC चकवाल हो गई. तो जब मैं वहाँ से इधर आई तो कोई 1-2 हफ्ता मैंने चीज़ें सेटअप की और क्योंकि घर सरकारी होता है तो हाँ तो वो, लेकिन आपको बस जस्ट वांट मेक श्योर दैट इट्स लिवेबल फॉर योर चिल्ड्रन. तो बेडशीट्स और ये सारी चीज़ें ला के कॉट वगैरह ला के फिर रखा. एंड देन आई आस्क्ड माय मदर टू ब्रिंग द किड्स.
वो आए, फिर जब मेरी चकवाल से इधर पोस्टिंग हो गई तो फिर मैंने यहाँ पे घर सेटअप किया और फिर मैं रोज़ 2 हफ्ते आउटबैक करती थी कि यहाँ पे सेटअप हो जाए तो फिर मैं बच्चों को ले आऊँ, फिर 2 हफ्ते आउटबैक करने के बाद आई मूव्ड देम। तो फॉर मेन उनके पास ये ऑप्शन होता है कि चलो पोस्टिंग हो गई तो बच्चों को किसी एक शहर में रोक दिया, बीवी और बच्चे एक ही जगह पर हैं और वो खुद कहीं और चले गए। हमारे साथ ये इशू है कि हम छोड़ भी नहीं सकते ऑब्वियसली तो हमें जहाँ पे भी हम जाएँ, हाँ हमें लेके जाना है। और नो मैटर हाउ फ्रीक्वेंट आवर पोस्टिंग्स आर, वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा बच्चा हमारे साथ ही मूव करे। अब माई डॉटर इज़ द ओनली वन हु इज़ गोइंग टू स्कूल। इस साल बेटी की एडमिशन होनी है, लेकिन अभी जो है ना अभी तक सिर्फ बेटी जा रही थी, तो वो केजी क्लास में ही उसके 3 स्कूल्स चेंज हुए हैं। वो हैदराबाद में थी केजी में, फिर वो सिटी स्कूल में, फिर वो चकवाल कैंपस में आई और अब वो इस्लामाबाद में बहरिया कैंपस में। तो वो बेचारी उसका घूमते घुमाते एक ही क्लास में ना 3 उसके स्कूल्स हो गए, 3 शहर हो गए। बट देन जब भी पोस्टिंग्स का वाला टाइम करीब आता है, बिकॉज इट्स बहुत अनसर्टन होता है किसी वक्त भी, यू नो सिटिंग एंड यू गेट एन ट्रांसफर ऑर्डर कि आपका किसी बस नोटिफिकेशन आ गया, आपका ट्रांसफ़र हो गया एंड देयर डजंट हैव टू बी एनी पर्टिकुलर रीज़न बिहाइंड इट, बट ट्रांसफ़र हो गया। तो जब ट्रांसफ़र वाला टाइम आ जाता है तो फिर हम 1-2 दिन लगा के उसको समझाते हैं कि देखो हम बेहतर स्कूल में जाएंगे, हम बेहतर जगह पे जाएंगे, यू विल मेक न्यू फ्रेंड्स देयर। तो द अदर डे शी वाज टेलिंग मी कि मैंने बहुत ही मुश्किल से चकवाल में फ्रेंड्स बनाए थे और आपने जो है ना हमें यहाँ पे लेकर आई हैं। बट देन आई एम ग्लैड शी इज़ अ फ्रेंडली चाइल्ड, तो वो यहाँ पे भी आके दोस्त बना लेते हैं। सो डू यू थिंक दिस इज़ हाउ यू विल कंटिन्यू इट देन, कि हर जगह बच्चे और वो? क्योंकि आई डोंट वांट माय किड्स टू not have their mother with them when they need be. So you're making a choice, right? So even though they're moving all the time, but at least they're with their mother. And then there are certain needs of a child that only a mother can fulfill. So I want to make sure that I'm there for the child. बेशक मैं कितनी भी थकी हुई हूँ, कितनी भी हूँ, लेकिन ये कि आपको बहुत फुलफिलिंग होता है कि चलो आपने अपने आप at the end of the day जब आप रात को थके आ रहे आते हो तो you have your children around you, you know कि उनकी क्या स्कूल में प्रोग्रेस है या उन्होंने घर में क्या किया क्या नहीं किया। तो आई थिंक बेशक सारे एक तरफ होते हैं, लेकिन एक माँ वाला केयर और वो बच्चे के लिए बहुत डिफरेंट और बहुत नेसेसरी होता है। तो मेरे लिए काम बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन देयर इज़ नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अ मदर देन her children, right? So I want to make sure that my children are fine and that they get the same attention that every child needs and deserves from a mother, जो कि मैं उनको दे सकूं। तो इसलिए अब कहीं भी पोस्टिंग हो जाए I'll keep them with me, इसी तरह चलता रहेगा। And but does it worry you that you are going to move them around? आपको इस चीज़ की स्ट्रेस होती है? होती है, क्योंकि जितनी अनसर्टेनिटी है ना हमारी फील्ड में कि कभी भी हमारे करियर में कभी भी ट्रांसफ़र लेटर आ जाता है एंड वी हैव टू मूव, तो होती है। बट फिर उस पर ये होता है कि यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन। अगर इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है एंड यू डोंट वांट टू मूव, तो यू कैन जस्ट गो बैक टू द हायरिंग अथॉरिटी हमारी जो होती है, यू कैन टेल देम कि मैं नहीं जा सकती, इट्स जस्ट फाइन कि आप मुझे जो है फ़िलहाल कोई पोस्ट ना दें। तो दे विल कीप यू अवेटिंग पोस्टिंग, और आप कहीं पे भी शहर में जहाँ पे बैठना चाहती हैं आप आराम से बैठें। यू विल नॉट हैव टू मूव देयर, बट दिस इज like this is considered under very certain circumstances. Obviously you can't do it every time. It's just कि अच्छा अगर आपको लग रहा है कि this is not a good right place for me to go to. I have another question कि आपके field में what are the rules around pregnancy and maternity leave, और वो उसके क्या कुछ benefits हैं या? बेनिफिट्स बिल्कुल ये हैं कि हमारी पेड होती है 3 months की, 3 months की होती है, ठीक है, एंड देन इट्स पेड। तो बाय द you do not have to worry for the expenses and everything. And then once you deliver, you can also submit your medical bills and they'll so you're insured in a way. And then यहाँ पे ये कम से कम है कि they are very considerate about pregnant women. अच्छा। तो when I was in Chakwal, I was pregnant in those days with my 3rd baby. अच्छा, I had the option of taking a maternity leave, but I didn't want to. उसकी वजह ये थी कि my kids had settled in Chakwal, and then अगर मैं 3 महीने की ब्रेक लेती तो obviously I would have been removed from that place. तो मुझे फिर से हैदराबाद आना पड़ता। फिर 3 महीने बाद मुझे उनको जब छुट्टी ख़त्म हो जाती मेरी maternity leave, then they would have posted me somewhere else. So that would have caused a lot of displacement for my children. So I simply went to my boss and I told him, sir, कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ and मेरी डिलीवरी है कुछ दिनों में, तो आप जो है वो मुझे
2-3 हफ्ते की छुट्टी दे दें. He was very kind enough, you know, without asking much questions कि अच्छा कब से कब लीव चाहिए. And then he even जब मैं डिलीवरी के लिए चली गई थी, he didn't bother texting कि ये काम का क्या हुआ है, इसका क्या हुआ. He made sure that, you know, अगर छुट्टी है तो बस छुट्टी है. तो he didn't bother me. बस एंड पे आके 1-2 दिन में जो है उन्होंने मुझे कहा था कि आप कब आ रही हैं क्योंकि ये काम सारे पेंडिंग है. तो मैंने कहा सर मुझे 2 दिन देने में आ जाऊँगी. तो इस हवाले से ना they were considerate. Bosses are nice in this matter के they do realize. I think they are also, you know, they also have families. They do realize कि it's very difficult for pregnant woman to work. तो उन्होंने मुझे 2 हफ्ते छुट्टी दे दी थी. उसमें फिर मैं काम शाम सारा जो है वो मेरा सबऑर्डिनेट्स देख रहे थे, डिलीवरी करके और फिर मैं वापस आया, जस्ट ज्वाइंड बैक. एंड देन आफ्टर दैट ऑल्सो अगर बहुत ही कोई घंटा 1.5 घंटा दूर जाके और कोई इंस्पेक्शन वाली चीज़ होती थी तो मुझे कहते थे कोई नहीं आप ना जाएँ और किसी और को बेशक भेज दें. बिकॉज ही प्रोबेबली डिड रियलाइज के एंड ही वाज अ डॉक्टर एज वेल, सो ही रियलाइज के मुश्किल होता है. हाँ. तो लीव भी होती है बट अगर आप नहीं लेना चाहते तो भी ये ऑप्शंस होते हैं आपके पास. आई थिंक ये एसेंशियल होती हैं डिस्कशंस बिकॉज इफ यू नो राइट नाउ हैव गर्ल्स एंड वुमेन लिसनिंग हु वांट टू परस्यू CSS, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें लोगों के दिमाग में होती हैं, राइट, कि हम इस फील्ड में चले गए तो हमारे इन वाले चैलेंजेस का क्या होगा. या सो आई थिंक it can become very discouraging जब you know सिर्फ challenges का सुनने को मिलता है. They're just like okay it's not for us, but it's also nice to see कि oh despite the challenges you know women are there and they are doing it. वही होगा कि जितनी औरतें आएंगी और वो करेंगी तो सबके लिए रास्ता जो है वो आसान होता चला जाता है. And I do think कि ये सारी चीज़ें like the discrimination and all of the other challenges as a woman generally they're getting better. Yeah, not just at workplace but I think आपको for example like if you've just had a baby तो आपको support वर्क प्लेस पे मिल रही होती है, या अगर नहीं मिल रही तो एटलीस्ट यू नीड इट एट योर होम. तो एटलीस्ट शायद आई मीन आई नो ऑन अ लार्ज स्केल इट्स नॉट हैपनिंग इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस बट कुछ घरों में लाइक आपको अब अपने हस्बैंड से सपोर्ट और इस तरह बहुत बेहतर हो गई है कि अच्छा यू नो अगर वर्क प्लेस से नहीं मिल रही तो घर में हस्बैंड थोड़ा बहुत संभाल रहे हैं कि अच्छा ठीक है यू नो. सो एंड आई थिंक वो दोनों एंड्स पे चाहिए होती है, दोनों एंड्स पे. अच्छा वर्क एंड एट होम. ट्रू. एंड आजकल जो है ना हस्बैंड्स ठीक है बहुत सारे इश्यूज हैं. आई थिंक मतलब इस चीज़ में मैं डिनाई नहीं करती कि लॉट ऑफ वुमेन आर यू नो सफरिंग फ्रॉम lot of things. ठीक है, लेकिन ये कि एट द सेम टाइम जो परसेप्शन है जो उनको नॉलेज है इस चीज़ की वो भी हस्बैंड्स में काफ़ी या मेन इन जनरल काफ़ी आ रही है कि पोस्टमार्टम क्या होता है, हाउ डू दे हैव टू बिहेव विद देयर वाइव्स आफ्टर दे हैव डिलीवर्ड यू नो देयर वाइव्स हैव डिलीवर्ड अ बेबी. वो चीज़ भी काफ़ी आ रही है. और पढ़े लिखे इंसान में आई थिंक ये जो शऊर आ रहा है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आगे की जनरेशन भी वही करेगी जो कि अभी सिखाया जा रहा होगा. बिल्कुल. तो ये शऊर काफ़ी हद तक आ गया है. आई एम नॉट सेइंग देयर आर मेन हु यू नो who do it all the time, लेकिन there are men who do it. Yeah, and they at least are getting to understand and know these things. मेरे पास you know I have an Instagram जिसके ऊपर मैं you know I talk to people like I do blogging there etc. ना. So उसके ऊपर मैंने postpartum के बारे में अपनी journey share वगैरह की थी when I had my child. So एक लड़का है वो मुझे regularly follow करता है तो उसका एक दिन मुझे message आया कि you know I had no idea कि you know postpartum भी कोई चीज़ होती है या ये कोई period होता है जिससे औरतें गुजरती हैं और ये होता है. कहते हैं because of you and because I've been following you and the things you've shared about it, now I know how to treat my sister after she's had a baby. या उसे क्या support चाहिए और what she must be going through. That's so sweet of him. Yeah, so it's like अच्छा हाँ हमारे ही बात करने से और हमारा ही उनको बताने से बहुत सारे लड़कों में और यू नो बंदों में ये अब अवेयरनेस आना शुरू हो गई है. और पता है बहुत इम्पोर्टेंट है टू टॉक अबाउट इट इज़ एज मच इम्पोर्टेंट एज टू नो अबाउट इट. क्योंकि only we know being women how difficult it is for us to go through the entire pregnancy wala period and then deliver a baby and then the postpartum which is probably the most difficult. The sleepless nights and you don't know how to handle the baby. ro kyun raha hai, masla kya hai, and then
you're so tired, you're mentally, physically, emotionally weak. तो it's very important to talk about it ताकि लोगों को पता चले, जिसको नहीं भी पता, जैसे आपने कहा कि उसको you've given him a good piece of knowledge कि वो he'll probably be careful not only with his sister but also with his wife whenever he has a wife. तो वो बहुत important है. And then this thing is going to continue in his generation as well, ताकि उसको भी, बच्चे को भी एहसास दिलाएंगे कि you have to be very careful in what you do and very caring towards your wife. तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. और सारे मर्द नहीं भी करते तो चलो ये भी तो एटलीस्ट रिवॉर्डिंग है कि कुछ मर्द कर रहे हैं और कुछ को तो चलो नॉलेज तो आ रही है ना. इवेंचुअली ये चीज़ एक चीज़ जब स्टार्ट हो जाती है ना तो वो इट कैचेस फायर देन. तो फिर अगर एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, लोगों को रियलाइजेशन हो गई है, अवेयरनेस आना शुरू हो गई है, तो दिस थिंग इज गोइंग टू ग्रो. Yeah, this reminds me of another incident. So somebody I know, she recently had postpartum depression से भी ज़्यादा like psychosis भी हो जाता है कुछ लोगों को, right? So she went through that and I spoke to my mom about it कि this has happened and ये हुआ, like what were the events, what she went through, what happened, and my mom suddenly she was like oh, like हम लोग जब like when her generation were having babies, so someone she knew who went through something. She's like, and we all used to think ये तो पागल हो गई है, like इसे क्या हो गया, जिन चढ़ गया. हाँ, जिन चढ़ गया, पुराना जिन चढ़ गया टाइप, like हमें पता नहीं था उसे क्या हुआ. And now she's like oh, she had just had a baby before recently and then this started happening to her and we were just like oh, like she's lost it or what's happened to her, nazar lag gayi hai, जादू कर दिया है किसी ने. And she's like and now I'm thinking that maybe it was just this and we just didn't know. And I was like exactly अम्मी, like अब हमें बहुत सारी और चीज़ों की पता चल रहा है, awareness आगे पता चल गया. And then my mom was like oh my god, now I'm pretty sure that it was actually this. So yeah, यही ना, अब लोगों को फिर भी अवेयरनेस आ रही है, शऊर आ रहा है और ये ज़रूरी है. And then आप सोशल मीडिया खोलें तो देयर आर पोस्ट्स फुल ऑफ women sharing their stories. Yes. तो उन्होंने किस तरह how they fought this period or how they had suffered in it. उससे पढ़ के भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. बहुत सीखने को मिलता है कि things that you will teach your son not to do and to do. तो ये आप पूरी जनरेशन एक फ्रेम कर रहे हो. And this is basically the core of everything I do from the time that I started my coming on Instagram and starting my blog to this day, and why I have this podcast and these women sitting here is because women have not had a voice and there's some things that only women know. So जब तक औरतों को वो platform नहीं दिया जाएगा, वो space नहीं दी जाएगी to come and speak their truth and their narrative so that it stops getting defined by the other gender and other people, तब तक पता ही नहीं चलेगा किसी को कि असल में हो क्या रहा है. And it has made so much difference. I think social media has made so much difference because औरतें आई ना, पहले तो औरतों को कोई स्पेस ही नहीं थी. जब सोशल मीडिया आया तो औरतें आईं और उन्होंने फिर अपने बारे में बात की कि ये है और इस तरह होता है, जिससे दूसरी औरतों ने सीखा. फिर उन्होंने अपने भाइयों को, अपने अब्बुओं को, अपने हस्बैंड्स को सिखाया, बताया. And then that spread of information and knowledge is getting us somewhere. तो वो जो जिस तरह सोशल मीडिया ने in the past 9 years औरतों को empower किया है, it's incredible. और हम realize ही नहीं करते ये चीज़. realize नहीं करते. And I think हमारी अगली generation जिसको बिल्कुल ही पका पकाया मिलेगा, वो तो बिल्कुल नहीं realize करेगी because for them it's normal. It's normal. But that's what we want to do, right? Normalize this conversation. Yeah. And that's very important कि उनको पता होगा कि ये चीज़ें ऐसे ही होती हैं. Instead of us teaching them, they will get to know it by themselves कि this is how things normally are. और बहुत ज़रूरी है. Is there anything else, कंदील, जो आप हमें बताना चाहती हैं या आप किसी और चीज़ के बारे में बात करना चाहती हैं? मुझसे बहुत सारे लोग असल में मिलने
के लिए भी ऑफिस इस तरह इसलिए आते हैं ताकि उनको CSS की कोई ना कोई गाइडेंस चाहिए होती है, या उनको जो है कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं होता, या उनको कोई मेंटोर नहीं होता जो उनको सही से बता सके कि किस तरह चीज़ें हैंडल करनी है, क्या करना है। बहुत ज़रूरी होता है कि एक तो आपने जो है वो सब्जेक्ट सिलेक्शन वो अच्छी रखें। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, वो आप इस तरह रखें कि जिसमें या तो आपका बैकग्राउंड होता है या तो उसका सिलेबस आपको डुएबल लग गए। ज़रूरी नहीं है कि सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हों जिसमें आपका बैकग्राउंड हो, क्योंकि आपने ऑब्वियसली एक आध कोई डिग्री की हुई होती है, बाकी उन्होंने रखे हुए ऐसे होते हैं कि यू विल हैव टू वॉक आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन टू चूज़ देम। लेकिन ये है कि आपने पहले उसका सिलेबस वगैरह देखें, इफ़ दैट इज़ डूएबल फॉर यू देन गो फॉर इट। एंड देन सिंस इट्स अ रिटन एग्जाम, अ लॉट ऑफ पीपल डू दिस मिस्टेक दैट दे डोंट राइट एंड देन दे डोंट गेट द आंसर्स चेक्ड। वो बस पढ़ लेते हैं और फिर एग्ज़ाम वाले दिन एग्ज़ाम में बैठ के जो है वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होते हैं, तो वो फिर फ्लो नहीं आता, दे कैन नॉट राइट स्मूथली, वो एक प्रॉपर फ्लो में नहीं लिख पाते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो लिख के आंसर्स चेक करवाएं। मतलब मैंने सिर्फ एक सब्जेक्ट के कोई 22 आंसर्स लिख के चेक कराए थे, एंड देव लाइक 12 सब्जेक्ट्स हैं, तो सिर्फ एक के कोई 22-23 थे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप लिखें और चेक कराएं, एंड देन डू नॉट लिसन टू ईच एंड एवरी वन हु क्लेम्स टू बी ए CSP। बहुत ज़्यादा नॉइज़ है फिर। हाँ, बिकॉज देन you will get misguided otherwise. Just देख भाल के और फिर लोगों को फॉलो किया करें और उनकी बातों को सुना करें, क्योंकि you need, जैसे कि सारे किताब आपके लिए रेलिवेंट नहीं होते, इसी तरह सारे जो भी आपको CSP कह रहे होते हैं वो भी रेलिवेंट नहीं होते। तो इसलिए बहुत ही देख भाल के और उस तरह आप चूज़ किया करें। बाकी रिटन एग्ज़ाम है, एंड I've said this before as well, it's an exam that is cleared by humans. मुझसे पहले भी इंसानों ने किया था, हम भी इंसान ही हैं जिन्होंने क्लियर किया है, और हमारे बाद भी इंसान ही आ रहे हैं। तो इट्स नॉट समथिंग वेरी एलियन फॉर एवरीवन। इट्स एन एग्ज़ाम जिस पे मेहनत करें, दुआएं हों, एंड देन लक plays its part as well, and then you'll be able to do it. तो CSS की बाकी कोई भी गाइडेंस वगैरह है तो लोग people can contact me, they can message me on Instagram or wherever. So I'll always be there to help people. चलें, ठीक है। Yeah, so if anybody wants any help, any knowledge and information, then you can contact Kandil on her Instagram, right? Yeah, so she will help you with those guidelines. Obviously हम यहाँ पर वो नहीं डिस्कस कर सकते, but now you know who to go to if that is something that you want. So I think that brings this conversation to an end. Thank you so much. Okay, आप आई. Thank you for having me here. It was a pleasure to talk to you. Yes, it was lovely talking to you as well. Thank you so much for listening to us talk. I hope it was insightful. I hope आपको मज़ा आया हो. If there's anything you want to say, please leave your comments below. I'd love to read them. And don't forget to like, don't forget to subscribe, and I'll see you again next time. Allah Hafiz.